हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने जर्नी स्टार्ट की है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की। इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हमने दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली हमारे फार्मर्स फेस करते हैं, और यही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं वो हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जनरली एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, और यही सब हम ऑलरेडी सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स विल बी रिपीटेड। तो ये कभी कभी शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाई देता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे शॉर्ट नोट हमें दे दो, जो आज हम बहुत इजीली कवर करेंगे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज आवर मेन मोटो। नाउ ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे फार्मर्स के लिए टाइम आफ्टर टाइम हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स लेती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फॉलो करती है, सो दैट फार्मर्स की कंडीशंस को, स्पेशली उनके इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। जब हम उनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, फॉर दैट सेक सो मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दे आर कैरिड बाय द गवर्नमेंट। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें क्या क्या दिखाई देता है, एज आई ऑलरेडी सेड, बहुत सारी पॉइंट्स जो हैं वो हमारी रिपीटेड होगी, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो देखते हैं फिर से। फर्स्ट वन, रूरल गोडाउन या वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। यानी हमारे इस रूरल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा जो हमने प्रॉब्लम देखा था, दैट इज़ हमारे फार्मर्स को आफ्टर हार्वेस्ट इतनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि दे रिटेन्ड देयर प्रोड्यूस टिल दे विल फेच द हायर प्राइसेस। इसके लिए वो क्या, दे आर कंपेल्ड एंड फोर्स्ड फॉर डिस्ट्रेस सेलिंग। उन्हें ज़बरदस्ती अपने प्रोड्यूस को, अपने फूड ग्रेन्स को, मिडिल मैन हो, ब्रोकर्स हो, उन्हें बेच देना पड़ता है, जिसकी वजह से मोर देन 40% ऑफ देयर प्राइसेस उनके ब्रोकरेज और दलाली में ही निकल जाती हैं। तो इसके लिए पहला इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा पहला स्टेप हमारी जो गवर्नमेंट लेती है, दैट इज़ रूरल गोडाउन। अब रूरल गोडाउन के लिए हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है, बैकवर्ड एरियाज़ में किसानों को रूरल गोडाउन जो है वो बना के दे देती है। और इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट है वो पहला स्कीम 1957 में फॉलो किया था, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी CWC। उस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था और उसके बाद तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट ने स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का प्रोग्राम को कैरी आउट किया था। इसी प्रोग्राम को एक और फॉर्म में भी देखा गया, दैट इज़ ऑन 1 अप्रैल 2001 को ग्रामीण भंडारण योजना। अब ये भी जो है वो हमारे किसानों को बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इससे रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट ने मोर देन 5000 प्रोजेक्ट्स जो हैं रिलेटेड विद द रूरल गोडाउन उन्होंने कंप्लीट किया है। यानी हमेशा गवर्नमेंट की ये एफर्ट्स रहते हैं कि किसानों को मैक्सिमम सपोर्ट मिले। दे मस्ट रिटेन देयर क्रॉप टिल दे विल फेच द हायर प्राइसेस। जब तक उन्हें अच्छे प्राइसेस नहीं मिलते हैं, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं मिलते हैं, टिल देन रीजनेबल रेट पे अपने गुड्स को वो अच्छी तरह से इन गोडाउन्स में संभाल के रख सकें। तो पहला स्कीम जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का शुरुआत होता है, दैट इज़ विद द वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। इसके लिए 1957 में पहले हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी CWC का प्रोजेक्ट। ये प्रोग्राम को बहुत से स्टेट ने स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम से भी कैरी आउट किया। लेकिन रिसेंटली जब हम देखते हैं आफ्टर 1991 के बाद यानी 1 अप्रैल 2001 में ग्रामीण भंडारण योजना, ये प्रोग्राम तो इतना पॉपुलर है, यानी वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बैकवर्ड एरियाज़ में किसानों को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे, एक रीज़नेबल कॉस्ट पे किसानों को अपना अनाज रखने के लिए
एक प्रॉपर स्पेस उन्हें प्रोवाइड की जाए। यानी जब तक उन्हें अच्छे प्राइसेस नहीं मिल जाते हैं तब तक दे कैन स्टोर देयर प्रोड्यूस। ओके बच्चों, नाउ सेकंड है कमोडिटी मार्केट्स या कमोडिटी एक्सचेंजेस। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सेकंड जो पार्ट है, यानी सेकंड जो स्टेप है, वो हमेशा उन्हें प्रोवाइड करने की बहुत ज़रूरत है। यानी हमारे किसानों को कमोडिटी मार्केट्स और कमोडिटी एक्सचेंजेस जो हैं वो उन्हें प्राइस के फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। जनरली हम देखते हैं कि इस तरह के अभी जो मार्केट्स हैं, जो हमने कमोडिटी बोर्ड्स हमने पढ़ा था बच्चों कि 9 बोर्ड्स जो हैं, कमोडिटी बोर्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं फॉर व्हाट पर्पस, टू सपोर्ट एंड गाइड अवर फार्मर्स, उन्हें गाइड करने का। और एट प्रेजेंट तो 5 स्टैट्यूटरी कमोडिटी बोर्ड्स भी हैं। जैसे हमने कहा कि वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के नीचे डायरेक्टली काम करते हैं और किसानों को प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल करने में, एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने देखा था टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, स्पाइसेस का बोर्ड है, टोबैको का बोर्ड है, कोकोनट बोर्ड है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। ये सब बोर्ड्स हैं जो उन्हें मदद करते हैं। नॉट ओनली दैट बट अंडर दीज बोर्ड्स एंड एक्सचेंजेस किसान जो हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी इंटर होते हैं। इस तरह से दे आर टोटली कवरिंग देयर रिस्क ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। यानी वो अपनी रिस्क को कवर करते हैं, अपने रिस्क को रिड्यूस करते हैं। और अगर फ्यूचर की प्राइस यानी अगर समझो फ्लक्चुएशन हुआ भी एंड दे आर ऑलरेडी इंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो एटलीस्ट फार्मर्स को एक अश्योरेंस रहता है कि उन्हें उतनी प्राइसेस ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह की जो कमोडिटी बोर्ड्स हैं वो हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो फार्मर्स दे आर हैविंग अ ऑप्शन टू रिड्यूस द रिस्क, वो अपने रिस्क को रिड्यूस करते हैं अगेंस्ट द प्राइस फ्लक्चुएशन, कि अगर प्राइस में कुछ भी बदलाव हुआ उसको वो प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं बाय सेटिंग अप ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस जो हम देख रहे हैं इन अ कंट्री टू गेट द बेटर प्राइसेस, ताकि उन्हें अच्छे प्राइसेस मिल जाएं। और हमारे किसानों को जब अच्छे प्राइसेस मिल सकते हैं देन ओनली देयर इकोनॉमिक कंडीशन कैन बी इम्प्रूव। तो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है हमारा कमोडिटी मार्केट या कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ हमारे जो किसान हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा बनते हैं या वो हमारे कमोडिटी मार्केट्स जो हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। कमोडिटी एक्सचेंजेस जो हैं वो उनको गाइड करते हैं, उन्हें प्रॉपर एडवाइजरी जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि अपने गुड्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, सेल करें या एक्सपोर्ट करें, सो दैट दे कैन फेच अ बेटर प्राइसेस। तो इस तरह से हमारे जो कमोडिटी मार्केट्स हैं और कमोडिटी जो एक्सचेंजेस हैं वो भी हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेटर पार्ट बनता है। थर्ड है रेगुलेटेड मार्केट। अब रेगुलेटेड मार्केट ये भी हमने देखा था सेकंड पार्ट में, क्योंकि हमारे किसानों को चाहिए रेगुलेटेड मार्केट, यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे फार्मर्स जो हैं अपने गुड्स को ईजिली जो है वो ऑफ़र कर सकें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को या डिफरेंट कस्टमर्स को, या वो गवर्नमेंट जो है वो उनसे परचेज़ कर लेती है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू या स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो फिक्स करती है। तो इस तरह से जो रेगुलेटेड मार्केट हैं दे बिकम द होलसेल मार्केट फॉर द फार्मर्स, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली सेल कर सकते हैं। तो रेगुलेटेड मार्केट यानी एडमिनिस्ट्रेटेड मार्केट जो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू सपोर्ट द फार्मर्स, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इट इज़ अ होलसेल मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी आपकी बाइंग एंड सेलिंग भी इजीली हो जाती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहती है, और स्पेशली थ्रू द मार्केट कमिटी। मार्केट कमिटीज़ वहाँ पे अपॉइंटेड होती हैं
दे विल टोटली विजिट दैट पर्टिकुलर विलेज एरिया। वहाँ पे वो डिफरेंट फार्मर्स को गाइड करती है, सपोर्ट करती है, उनसे फूड ग्रेन्स या उनके प्रोड्यूस जो हैं उन्हें परचेज करती है, फिर उन्हें अच्छे प्राइसेस पे शहरों में या अर्बन एरियाज़ में उन्हें सेल भी कर देती है। तो इन सब में कौन सपोर्ट करता है बच्चों? मार्केट कमेटी। इट ऑलवेज प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द मिडिल मैन, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, एजेंट, उनसे उन्हें बचाते हैं, क्योंकि वो उनकी प्राइसेस का मैक्सिमम हिस्सा उनसे ले लेते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो जितना हमारे फार्मर्स को मिलना चाहिए दैट मच रिटर्न दे आर नॉट एंजॉइंग। इसके लिए गवर्नमेंट इटसेल्फ एफर्ट्स लेती है बाय कंस्ट्रक्टिंग द रेगुलेटेड मार्केट टू सपोर्ट द फार्मर्स, ताकि वहाँ पे मंडीज़ में आके एक अपने किसान जो हैं वो इजीली अपने गुड्स को, और उस मंडीज़ में स्पेशली गोडाउन फैसिलिटीज़ भी रहती हैं, वहाँ पे वो अपने प्रोड्यूस को स्टोर भी कर सकते हैं, फिर वहाँ पे वो जो अपने फूड ग्रेन्स हैं या प्रोड्यूस हैं वहाँ पे उनको सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक होलसेल मार्केट है वेयर बाइंग एंड सेलिंग इज रेगुलेटेड by the administrated price and it is controlled by state government through market committee. इसका मेन पर्पस क्या है? To protect the farmers from traders, middlemen and bankers. ओके बच्चों, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता है वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, जो हमारे फार्मर्स को देनी है, बहुत ज़रूरी है। कमोडिटी एक्सचेंजेस या कमोडिटी मार्केट्स हमें देना है, जो हमारे किसानों को हेल्प करते हैं कि अपने प्रोड्यूस को वो अच्छे प्राइसेस पे सेल कर सकें और वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें ड्यू टू प्राइस का फ्लक्चुएशन। और थर्ड है दैट इज़ रेगुलेटेड मार्केट। देन फोर्थ वन है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। अब ये भी हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा नेटवर्क जो है वो हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड करती है, यानी रोडवेज़ का बहुत ही अच्छा नेटवर्क, रेलवेज़ जो है वो भी बहुत कंसेशनल वे पे, चार्जेस पे हमारे किसानों के जो गुड्स हैं उनको सिटीज़ और टाउन्स तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा वाटरवेज़ का भी नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक्स जो हैं वो हमारे किसानों को टेम्पो हो या ट्रक हो, जो उनके व्हीकल्स उन्हें चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो परचेज करने के लिए भी उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक बहुत ही इजीली एक फार्मर्स को सपोर्ट किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा नेटवर्क जो है दैट इज़ ऑफ रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज जो है वो प्रोवाइडेड है टू द फार्मर्स सो दैट देयर प्रोड्यूस एंड फूड ग्रेन्स कैन बी ईजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़, ताकि उनको शहरों के हर एक मार्केट तक उनके प्रोड्यूस को पहुंचाया जा सके, और वो भी एट रीजनेबल रेट्स। एंड सम टाइम इफ़ दे आर इंटरेस्टेड टू बाय देयर ओन व्हीकल, जैसे मैंने कहा ट्रक परचेज़ करना है, टेम्पो परचेज़ करना है, तो उस तरह के व्हीकल्स को परचेज़ करने के लिए भी उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती है। तो काफ़ी गवर्नमेंट जो है उन्हें सपोर्ट करती है। देन है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया में हम मेन काम कर रहे हैं, मेन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे एग्रीकल्चर एरिया में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट हमारे एग्रीकल्चर को ज़रूरी है, जिसमें पहला है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं STC, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन यानी STC। अब ये जो है उनको सेटअप किया गया फॉर व्हाट पर्पस? इनको सेटअप किया हमारी गवर्नमेंट ने टू परचेज, टू सेल या टू इम्पोर्ट इफ़ दे नीड द बेटर वेराइटी ऑफ सीड्स और फर्टिलाइजर्स, या कुछ उन्हें न्यू कुछ रिक्वायरमेंट है तो इम्पोर्ट करने की भी उनकी ज़रूरतों को हमारे STC उन्हें सेटिस्फाई करती है। तो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन यानी STC ये मोस्टली सेटअप है टू परचेज, टू सेल, टू इम्पोर्ट या टू एक्सपोर्ट द एग्रीकल्चर गुड्स, यानी हर तरह से हमारे किसानों को STCs सपोर्ट करती हैं, यानी उनके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कैसे हम डिफरेंट मार्केट्स तक पहुंचा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि उन्हें बेटर रेवेन्यूज़ मिले।
और नॉट सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से बट फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट में भी उन्हें हेल्प करते हैं, यानी एक्सपोर्ट में भी उन्हें गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं। दूसरा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी हमने पढ़ा है कि फूड कॉरपोरेशन जो है वो 1965 में सेटअप किया गया था। इसका भी मेन काम था टू सपोर्ट आवर रूरल एरियाज़ के एग्रीकल्चर और सेक्टर्स को, यानी दे हैव सेटअप टू परचेज, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उन्हें परचेज करना है, फिर उसे स्टोर करने में हेल्प करना है, ना सिर्फ स्टोर करना है बट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल देयर प्रोड्यूस इन द डिफरेंट मार्केट, ताकि हर मार्केट के नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। क्योंकि हमने इसमें देखा है कि मोस्टली जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनकी डिमांड तो इनइलास्टिक है, तो मेन रोल क्या है? सप्लाई। आप जितना उनका सप्लाई बढ़ा सकते हो, जितना इंक्रीज होगा उतना आपको बेटर रेवेन्यू इस मार्केट से मिल सकता है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको सेटअप किया गया टू परचेज, टू स्टोर एंड टू डिस्ट्रीब्यूट एंड टू सेल ऑल दीज एग्रीकल्चर गुड्स इन द डिफरेंट मार्केट्स। देन थर्ड है नफेड। अब हमने ये भी ऑर्गेनाइजेशन को देखा था, यानी नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन, नफेड। अब ये जो नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन है ये भी सेम गाइडलाइन पे सेटअप किया गया फॉर द मार्केटिंग एग्रीकल्चरल गुड्स, यानी हमारे किसानों को न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिखाना, उन्हें अपने अर्बन एरियाज़ के प्राइसिंग के साथ, डिमांड स्ट्रक्चर के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर करना, ताकि अपने गुड्स को वो ईजिली विथ द बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करके हाई प्राइस पे बेच सकें। तो मेन नफीड का काम है कि टू टीच एंड टू ट्रेन एंड गिव द गाइडेंस टू अवर फार्मर्स रिगार्डिंग मार्केटिंग का स्ट्रेटजी, सो दैट फार्मर्स शुड गेट द हायर प्राइसेस। तो इस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप को 3 लाइन पे, 3 टायर लेवल पे यूज़ किया जाता है। पहला है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC, देन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, देन नफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन यानी नफेड। इन तीनों का काम है टू परचेज, टू सेल, टू इम्पोर्ट, टू एक्सपोर्ट ऑल द एग्रीकल्चर गुड्स। लेकिन जो हमारा नफेड है वो किसानों को मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी सिखाता है, ताकि वो भी इस पूरे अर्बन एरियाज़ में किस तरह से प्राइसेस हैं, किस तरह से डिमांड का स्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट मार्केट में क्या क्या डिमांड है, किस तरह से हम उनकी पैकेजिंग को फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन ने उन्हें बहुत अच्छी प्राइसेस उनको दिलवा सकते हैं। ये सब एफर्ट्स जो है वो नफेड लेता है। ओके बच्चों, नाउ लास्ट पार्ट है दैट इज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी AMI स्कीम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो शॉर्ट फॉर्म में हम उसे बोलते हैं AMI स्कीम। अब ये जो AMI स्कीम है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कीम जो है, ये स्टार्ट किया गया 2014 में। इस स्कीम में जनरली हमने 2 स्कीम को मर्ज कर दिया। कौन सी? एक रूरल गोडाउन यानी हमारा जो ग्रामीण भंडारण योजना था वो, और प्लस स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग के स्कीम को हमने मर्ज कर दिया। लेकिन जब हमने इसको 2014 में चालू किया तो बाद में कुछ इसमें ऐसे कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आई कि फॉर द शॉर्ट पीरियड, बाद में फॉर शॉर्ट पीरियड यानी टेम्प्ररी पर्पस के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट ने फॉर द जनरल कैटेगरी के लिए स्टॉप किया। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए इस स्कीम को कंटिन्यू रखा। तो ये स्कीम अभी भी बहुत यूज़फुल हो रही है। तो ये स्कीम जो है 2014 से स्टार्ट की गई और बाद में इसको कंटिन्यू किया गया। अब इस स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इस स्कीम में यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम यानी AMI स्कीम के स्टार्ट करने के पीछे हमारी गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट द जनरल अवेयरनेस एंड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फार्मर्स। हमें अपने फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी है
उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाना है, उन्हें अर्बन एरियाज़ में क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से वो न्यू फर्टिलाइज़र्स, न्यू इरिगेशन टेक्नोलॉजी या ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर या ग्रेडिंग किस तरह से करवानी है, ये सब ट्रेनिंग हमें किसानों को देना है। पहला ये। सेकंड था टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट्स। हमें अपने किसानों को मोटिवेट करना है कि दे शुड गो फॉर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि जनरली जब किसान ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते हैं, उन्हें क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के अच्छे प्राइसेस नहीं मिलते हैं। यानी उनकी साइज़, उनका शेप, उनका वेट के बेस पे उन्हें क्वालिटी सर्टिफिकेट्स अलॉटेड रहते हैं एंड ऑन दैट दे शुड गेट द बेटर प्राइसेस। लेकिन ये सब जानकारियाँ इस स्कीम के अंदर किसानों को दी जाती है कि किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। थर्ड, टू प्रमोट द वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग फॉर प्रोड्यूस। यानी इस स्कीम का ये भी एक मकसद था, क्योंकि हमने कहा कि जब हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम सेटअप किया तो इसमें दो स्कीम को मर्ज कर दिया, एक रूरल गोडाउन फैसिलिटी और दूसरा ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। तो हमारा मेन काम तो यही था किसानों को न्यू टेक्निक से अवेयर करवाना, प्लस उन्हें ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का इम्पोर्टेंस बताना, और उसके साथ साथ किसानों को स्टोरिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना एट अ रीजनेबल रेट्स, सो दैट आफ्टर हार्वेस्ट उनका जो प्रॉब्लम है कि दे कैन नॉट रिटेन देयर गुड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती हैं, तो उन्हें रीजनेबल रेट्स पे जब गोडाउन्स मिलेंगे तो एटलीस्ट दे कैन वेट फॉर सम टाइम सो दैट दे शुड गेट द बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। देन फोर्थ है टू प्रमोट द डायरेक्ट मार्केटिंग फॉर इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। यानी उन्हें डायरेक्टली, जैसे फार्मर्स के लिए हम पढ़ने वाले हैं कि उन्हें अलग से ई कॉमर्स का जो सिस्टम है वो उन्हें सिखाया गया, उन्हें पोर्टल की इंफॉर्मेशन, एक पोर्टल उनके लिए बनाया गया, उन्हें हमारे देश के अलग अलग मार्केट से कनेक्ट किया गया, सो दैट फार्मर्स कैन सेल गुड्स डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर, ताकि उनके प्रोडक्ट्स डायरेक्टली अल्टीमेट यानी फाइनल कंज्यूमर्स के बीच में आए। ये जो बीच में जितने भी मिडिल मैन हैं उन सबको हटाएं और उनको डायरेक्टली हायर प्राइसेस कस्टमर के थ्रू मिले। तो इस तरह का हेल्प जो है वो भी इस स्कीम के अंदर उनको प्रोवाइडेड रहता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग के स्किल्स, उन्हें नॉलेज, ये स्ट्रेटजी उन्हें सिखाया जाता है। नेक्स्ट रहता है टू प्रमोट द वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ फार्मर्स विथ द प्राइमरी सपोर्ट। अब उन्हें वर्टिकल इंटीग्रेशन में भी इन्वॉल्व किया गया है, यानी ये जो है वो हमारे मार्केटिंग का एक नया एक स्कीम है जो किसानों को सिखाया जाता है कि सपोज शुगर कैन का फार्मर है तो उसे वर्टिकल इंटीग्रेशन में किस तरह से फार्मर में यानी शुगर इंडस्ट्री है उनके साथ कनेक्टेड हो जाए। बहुत सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ रहती हैं जिन्हें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर एरिया से चाहिए, जैसे ऑयल रिफाइनरीज रहती हैं, राइस मिल्स रहती हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रहती हैं। इनका रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं हम देखते हैं, तो उन्हें जब रॉ मटेरियल किसानों से चाहिए तो उनको वर्टिकल इंटीग्रेशन से भी कनेक्ट करना, यानी उन्हें बेटर क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो पर्टिकुलरली उन सब इंडस्ट्रीज़ तक प्रोवाइड करना। और उसके लिए वो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, कंपनीज़ हैं, पार्टनरशिप फर्म हैं, सोल ट्रेडर्स हैं, दे सपोर्ट द फार्मर्स। उन्हें अच्छे सीड्स लेने में मदद करते हैं, उन्हें अच्छे फर्टिलाइज़र लेके देते हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में सपोर्ट करते हैं ताकि उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो। तो इस तरह से वर्टिकल इंटीग्रेशन का हिस्सा भी फार्मर्स को बनाया जाता है सो दैट दे गेट द बेटर रेवेन्यू, उनकी इनकम को बढ़ाया जाए। क्योंकि हमारा अल्टीमेट मेन पर्पस तो ये है किसानों की इकोनॉमिक पोजीशन को इम्प्रूव करना, ताकि उन्हें अपने प्रोड्यूस का मेजर इनकम, हमारे देश का अन्नदाता और वो गरीब रहे,
ये तो इनजस्टिस है। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं उनके प्रोडक्ट्स की बेटर प्राइजेस हम उन्हें प्रोवाइड करें, और उसी की अवेयरनेस को हम हमेशा उनके बढ़ाते रहते हैं बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू देम। नेक्स्ट रहता है टू प्रमोट द इनोवेटिव एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी अगर कोई इनोवेटिव मेथड्स आए हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई है, इनोवेटिव सीड्स हैं, उनका नॉलेज किसानों को पास ऑन करना, उन्हें सिखाना, उन्हें ट्रेनिंग देना। नॉट ओनली दैट, पैकिंग कैसे करनी है, एक्सपोर्ट में कैसे इन्वॉल्व रहना है, किस तरह से वो अपने गुड्स को बेटर प्राइसेस पे डायरेक्टली अर्बन एरियाज़ में अब दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ट्रेडर्स को सेल कर सकते हैं, किस तरह से वो कमोडिटी मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह से वो कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सेल कर सकते हैं, ये सब उनको सिखाया जाता है। यानी किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी से या नए नए तरीक़ों से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, यही कोशिश हमारा ये स्कीम करता है। नेक्स्ट है टू डेवलप द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी इस तरह से उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट दिया जाता है ताकि उनका मैनेजमेंट स्किल जो है वो भी बढ़े, एंड फॉर द मार्केटिंग सरप्लस, यानी उनके पास किस तरह से ज़्यादा मार्केटिंग सरप्लस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो डेयरी गुड्स हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड हो या फिशरी से रिलेटेड हो, किस तरह से उन्हें मैनेज करें। क्योंकि क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं सम टाइम अगर उन्हें प्रॉपर नेटवर्क दिया जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में वो ऐसी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, ये सम टाइम दिस जो गुड्स हैं दे आर पेरिशेबल इन नेचर। आप उन्हें प्रॉपर स्टोरेज प्रोवाइड करते हो, आप उन्हें फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह की मैनेजमेंट उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प लेके अपने गुड्स को बहुत से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे हमने डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की, पोल्ट्री फार्म्स की बात की, फिशरी की बात की, एग्रीकल्चर गुड्स की बात की, तो आप उन्हें अच्छे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, फास्टेस्ट मोड ऑफ नेटवर्किंग जो है वो आपने ट्रांसपोर्टेशन का भी उनको दिया, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपने उनको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दी है, तो और पैकेजिंग में आपने उनको हेल्प की है। तो ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं, इन सबका ट्रेनिंग जो है वो किसानों को अच्छे प्राइसेस और प्लस उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये सब आपके इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का हिस्सा है, जो ओवरऑल किसानों को हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नीड को सेटिस्फाई करने में मदद करता है। अब मेन इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है, इस स्कीम का फ़ायदा किस किस को पड़ता है बच्चों, जस्ट सिर्फ खाली इसका नाम लिखना है। जैसे इसके बेनिफिशरीज़ हैं, जितने भी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है उनको हेल्प मिलती है, एनजीओ से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बेनिफिशरीज़ हैं, स्मॉल हेल्प ग्रुप हैं वो भी इनके बेनिफिशरीज़ हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स हो या ग्रुप ऑफ फार्मर्स हो उन्हें भी, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग आजकल उन्हें सिखाया जाता है, दे आर आल्सो बेनिफिशरी ऑफ दिस स्कीम। देन सोल ट्रेडर्स हो या पार्टनरशिप फर्म्स हो या कंपनीज हो, दे आर आल्सो बिकम द बेनिफिशरी ऑफ दिस स्कीम। या डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स हो वो इस स्कीम का बेनिफिशरी बनता है। देन स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, दे आल्सो द बेनिफिशरी ऑफ दिस स्कीम, एंड लोकल बॉडीज़ एक्सेट्रा। यानी जस्ट हमने रीडिंग किया क्योंकि इसको ज़्यादा लेंदी नहीं लेना है, क्योंकि दिस इज़ शॉर्ट नोट फॉर 5 मार्क्स। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 6 पॉइंट्स को लिया। रूरल गोडाउन, जिसमें हम ग्रामीण भंडारण योजना 1 अप्रैल 2001, इसके अंदर मोर देन 5000 प्रोजेक्ट्स को हमने कंप्लीट किया हुआ है। देन कमोडिटी मार्केट कहें या कमोडिटी एक्सचेंज, क्योंकि ये फार्मर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है टू मिनिमाइज देयर रिस्क। वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं और अपने प्रोड्यूस को वो अच्छे प्राइसेस पे सेल कर देते हैं।
देन रेगुलेटेड मार्केट्स रहते हैं, ये एक होलसेल मार्केट रहता है जहाँ पे वो इजीली अपने गुड्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहती है और कोशिश करती है किसानों को फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो मिडल मैन्स हैं, ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं, एजेंट्स हैं, उनसे बचाया जा सके। दैन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बेटर नेटवर्क जो है वो हमारे किसानों को प्रोवाइडेड किया जाता है, रोडवेज़ का हो, रेलवेज़ का हो, वाटरवेज़ का हो। ये एक बेटर वे जो है यानी नेटवर्किंग जो है वो हमारे किसानों को, और वो भी एट रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत से केसेस में तो किसानों को सब्सिडी भी दिया जाता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ये 3 लेवल पे STC यानी जो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, ये सेटअप किया गया टू परचेस, टू सेल, टू इंपोर्ट, टू एक्सपोर्ट ऑल द एग्रीकल्चर गुड्स। देन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको सेटअप किया सेम गाइडलाइन पे, टू परचेस, टू स्टोर एंड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द गुड्स। लेकिन NAFED यानी नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन, इसको सेटअप किया गया ताकि किसानों को मार्केटिंग की स्ट्रेटजी से अवेयर किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम जो हमने लास्ट में किया गया दैट इज़ AMI स्कीम यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कीम, जो हमारे किसानों को हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में मदद करता है और इनके बेनिफिशियरी इन सबको मिलता है। तो इस तरह से ये है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये थी बच्चों कि मैक्सिमम पॉइंट्स आपकी रिपीट थी, तो थोड़ा ही रिवाइज करोगे जो मैंने आपको इजीली दिया हुआ है, यू कैन ईजिली अटेम्प्ट इन योर यूनिवर्सिटी पेपर। Okay बच्चों, so if you like this video you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes जो मैंने easily लिखा है, the link is given in the description box. Thank you.